हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं क्लास नंबर 4 वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजिंग। और हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज हमारा चौथा पड़ाव है, चौथी क्लास है उसकी। और वो शब्द जो अपने इस्तेमाल पर अपने सुनने वाले को, बोलने वाले को, पढ़ने वाले को कंफ्यूज कर सकते हैं, उन शब्दों को हम इसमें समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और उनकी समझ को डेवलप करते हैं ताकि आगे किसी एग्जाम में या किसी के सामने भी, किसी के समक्ष या फिर उसे अपनी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का जो पहला वर्ड हम लेने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। वो जो पहला वर्ड हम लेने जा रहे हैं वो है BERTH, बर्थ। और BIRTH में क्या अंतर होता है? ये तो खैर बताने की बात नहीं कि BIRTH क्या होता है। इसका मतलब तो जन्म होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो पैदाइश है, जो जन्म है आपका, दैट्स कॉल्ड BIRTH। और BERTH इसका मतलब होता है प्लेस टू स्लीप, सोने की जगह, प्लेस टू स्लीप। जैसे कि आपको रेल में देखते हैं कि रेल में आपको क्या मिलते हैं, रेल में आपको बर्थ्स मिलते हैं, राइट। आप अपनी सीट बुक कराते हैं स्लीपर डब्बे में तो आपको बर्थ मिलते हैं, BERTH, बर्थ वगैरह मिलते हैं। तो BIRTH का मतलब जन्म है और BERTH इसका मतलब होता है प्लेस टू स्लीप, यानी कि सोने की जगह। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहूं, अगर मैं ये कहूं स्टेटमेंट, आई गॉट the birth number, I got the birth number 15 in the train. I got the birth number 15 in the train. ट्रेन में बर्थ नंबर 15 मुझे मिला। अब अगर हम देखें, पार्ट्स में तोड़ दें, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। मान लीजिए मैं कहूं ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, बर्थ नंबर। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, बर्थ नंबर। आई गॉट द बर्थ नंबर 15। ऐसे ही पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट गलत है। तो हो सकता है कि आंखों को पता होने के बावजूद भी चीज़ें गलत हों। क्यों? क्योंकि उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे हकीकत में जब ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ट्रेन में जो बर्थ होते हैं तो इट इज BIRTH और BERTH, दैट इज BERTH। तो यहाँ पे छोटी सी मीनिंग की वजह से बहुत सारा बदलाव आ जाता है बेटा, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राइट। और जैसे मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहूं कि आई गॉट बर्थ इन अ हैंड टू माउथ फैमिली। हैंड टू माउथ फैमिली मतलब पुअर फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसे अगर कमाने को नहीं मिला तो खाने को भी नहीं मिलेगा। हैंड टू माउथ, हाथों ने मेहनत की। जब हाथ मेहनत करते हैं तो दिमाग में कुछ या शरीर में कुछ जा पाता है, और जब हाथ मेहनत नहीं करते हैं तो फिर शरीर में भी कुछ नहीं जाता। सो आई गॉट बर्थ इन अ हैंड टू माउथ फैमिली। क्या हैंड टू माउथ फैमिली में मुझे सोने की जगह मिली या फिर मेरा जन्म हुआ? इसका मतलब ये कहना ये चाहता कि आई वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। तो यहाँ पे गॉट बर्थ होना चाहिए BERTH या BIRTH। तो डेफिनेटली जो जवाब आएगा वो BIRTH होगा। तो पहला कंफ्यूजन हमने देखा, दोनों का उच्चारण क्या है, बर्थ। उच्चारण दोनों का ही बर्थ है, इसका भी उच्चारण वही है और इसका भी उच्चारण वही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंफ्यूजिंग पेयर, राइट। इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग पेयर कहा जाता है। सेकंड हम लेने जा रहे हैं, और बताइएगा अपने इस सेशन के अंत में कि आपको कौन सा पेयर सबसे अच्छा लगा कंफ्यूजिंग पेयर। एक होता है CANVASS, कैनवास, और एक होता है CANVAS, कैनवास। एक में डबल एस है, एक में सिंगल एस है, राइट। अब इसमें पूछा जाता है कि भाई बताइए कि CANVASS आप लगाएंगे या CANVAS लगाएंगे, कैनवास में से किसका इस्तेमाल किया जाए, ये पूछा जाता है। CANVASS लगाया जाए या CANVAS लगाया जाए, कैनवास, राइट। सो भाई कैनवास में CANVAS लगाएंगे। इट सीम्स टू बी अ बिट हेजी, जरा देख लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। या इट्स क्लियर। वेल, कैनवास, CANVASS और CANVAS, कैनवास। डबल एस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रचार करना, किसी चीज के लिए प्रचार करना, प्रसार करना किसी चीज का। जैसे वोटिंग वगैरह मांगते हैं तो कैनवासिंग आता है, जो वोटिंग के लिए जो प्रचार किया जाता है उसे कैनवासिंग कहते हैं। और ये कैनवास है क्लोथ, कपड़ा। किस चीज का कपड़ा बेटा? जो आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, यानी कि जो रफ कपड़ा होता है,
रफ क्लोथ होता है जिसपे आप पेंटिंग वगैरह करते हैं, पेंटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड रफ क्लोथ। जो होता है वो कैनवास कहलाता है, उसमें सिंगल एस होता है। डबल एस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब प्रचार करने की सेंस में होता है, राइट, यानी किसी चीज के लिए एडवर्टाइज करना, किसी चीज को ज्यादा प्रचलित करने के लिए जो प्रचार प्रसार किया जाता है उसमें CANVASS लगा दिया जाता है, कैनवास। और जब हम बात करते हैं कपड़े की जो पेंटिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है वो कैनवास है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और ये एक नाउन है, एक चीज की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अगर एक स्टेटमेंट कहूं कि ऑल द बिग लीडर्स, ऑल द बिग लीडर्स, जितने भी बड़े लीडर्स, जितने भी बड़े नेता हैं, ऑल द बिग लीडर्स आर डूइंग। अब यहां पे अगर मैं कहूं, राइट, ऑल द बिग लीडर्स आर डूइंग, क्या मैं यहां पे ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों इस्तेमाल होता है बेटा। जैसे वाटर है, पानी देना भी वाटर होता है और पानी भी वाटर होता है। पानी देना भी वाटर है तो पानी भी वाटर है, राइट। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि फादर एक नाउन है और फादर एक वर्ब भी है, जैसे है फादर्ड वन सन, तो यानी कि किसी को जन्म देना भी बात वही कहलाती है। तो नाउन और वर्ब दोनों है। अगर मैं यहां पे लगाना चाहूं बिग लीडर्स आर डूइंग ब्लैंक इन वेस्ट बंगाल, भाई वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अब यहां पे अगर पूछा जाए कि कैनवास डबल एस वाला आएगा या सिंगल एस वाला, अगर मैं यहां पे ये कह दूं CANVAS आर डूइंग कैनवास, क्या वो रफ कपड़ा कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में? आप बताइए, आर दे डूइंग रफ कपड़ा? क्या वो कपड़े की बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में या फिर प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? वो डेफिनेटली आर डूइंग। यहां पे कैनवास जो है वो डबल एस की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। वाई? बिग लीडर्स जो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली दे आर कैनवासिंग ओवर देयर। कैनवासिंग क्या होता है? प्रचार प्रसार करना, राइट। और अगर मैं कहूं कि आई नीड, वाक्य जरूर लिखेगा बेटा ताकि चीजों को याद करने में आपको आसानी हो। मान लीजिए मैं ये कहूं, सपोज आई से आई नीड अ ब्लैंक फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए मुझे चाहिए, आई नीड अ ब्लैंक फॉर पेंटिंग। अब मुझे बताइए पेंटिंग के लिए चाहिएगा तो क्या चाहिएगा? आई नीड अ CANVASS, प्रचार चाहिए पेंटिंग के लिए, या फिर CANVAS? अगर मैं यहां पे CANVASS लगा दूं, राइट, और अगर मुझे थोड़ी सी भी समझ है तो मैं तुरंत कहूंगा कि ये गलत है। इट शुड नॉट बी CANVASS, इट शुड बी CANVAS। आई नीड अ कैनवास फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए, पेंटिंग करने के लिए मुझे कैनवास चाहिए, राइट। तो वो रफ क्लोथ के लिए आता है। और CANVASS जो आता है वो किसके लिए आता है? वो आता है प्रचार प्रसार करने के लिए, किसी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए, किसी चीज को फैलाने के लिए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर। एक होता है BAIL और एक होता है BALE। दोनों का उच्चारण क्या होता है? बेल। ये बेल किससे संबंधित है? जेल से संबंधित है, जिसे पेरोल भी कहा जाता है। पेरोल पे आप बाहर आ जाते हैं, इसमें ये संबंधित है जेल से। अगर जेल में आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलती है तो बेल पे आप रिहा हो जाते हैं। बेल पे थोड़े दिन के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है। जैसे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, राइट, नामी ग्रामी एक्टर्स, वो क्या करते हैं भाई, मान लीजिए थोड़े दिन जेल में रहे, फिर पैसा दे देंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, फिर मूवी बनाएंगे एक बढ़िया सी, और मूवी बनाने के बाद उसको सुपर हिट कराने के बाद फिर वापस चला जाएंगे। मतलब कमाई धमाई नहीं रुकनी चाहिए, राइट। तो वो पेरोल है। ये बेरोल, ये BAIL की का मतलब है, देखो बेल और जेल की स्पेलिंग में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, जे का बी हो जाता है बस। अगर जेल से मिल रही है छुट्टी तो बेल है, पर ये बेल क्या है? ये बेल है गठरी या फिर बोझ, दैट इज कॉल्ड बेल, BALE। जो गठरी बांध दी जाती है, जो बोझ बना दिया जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड बेल। जो गठरी बांध दी जाती है, राइट, तो ये जेल से मिलती है आपको। और ये गठरी जो घास वगैरह की आप बना लेते हो वो होता है। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट लूं, ही डिड नॉट गेट bail despite get bail despite giving bribe। रिश्वत देने के बावजूद
रिश्वत देने के बावजूद, BRIBE, रिश्वत देने के बावजूद भी उसकी गठरी नहीं मिली उसको, या फिर अब बोझ कोई लेगा तो रिश्वत देने के बाद, अच्छा यहां पे हम ये भी लगाते हैं ही डिड नॉट गेट बेल, यहां पे एक और चीज जोड़ देते हैं, फ्रॉम जेल, ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से जब नोट्स आप रिवाइज करो तो बेहतरीन तरीके से आपको याद आ जाए। तो यहाँ पे BALE होना चाहिए या एरर है? डेफिनेटली एरर है बेटा, इट कैन नॉट बी BALE, इट शुड बी बेल। ही डिड नॉट गेट बेल डिस्पाइट फ्रॉम जेल डिस्पाइट गिविंग ब्राइब, रिश्वत देने के बावजूद उसको छुट्टी नहीं मिली, उसको रिहाई नहीं मिली जेल से, राइट। अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ BALE, अगर मैं कहूं कि माय बेल इज वेरी हैवी, माई बेल इज वेरी हैवी, माई बेल इज वेरी हैवी। अब हैवी अगर कोई चीज वजन में होती है तो वो क्या होगी? क्या वो जेल वाले पेरोल की बात हो रही है, जेल से छुट्टी की बात हो रही है? वो वजन में कैसे हो सकती है? नहीं, जब वजन है तो उससे आइडेंटिफिकेशन हमें क्या मिलती है? BALE। आप सेंटेंसेस को अगर दोहरा लोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया, आपको ये आइडिया आ जाएगा बेटा। अगर आप सेंटेंसेस को दोहरा लोगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, राइट। What sense the sentence is giving you will get to know, आपको वो अंदाजा हो जाता है, आपको पता लग जाता है, राइट। सो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, BAIL BALE, राइट। 3 कंफ्यूजिंग पेयर्स हमने किए, उसके बाद फोर्थ पर हम बढ़ गए। लेट्स मूव टू द फोर्थ। बेल BAIL और BALE को जानने के बाद अब हमारी बारी आ गई कि हम जाने द डिफरेंस बिटवीन बैनिश एंड एग्जाइल। बैनिश और एग्जाइल में क्या अंतर है? ये दोनों वर्ड्स बहुत फेमस हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बैनिश और एग्जाइल, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं राजा हूं और मैं अपने बेटे को कहता हूं कि भाई तू यहां से निकल, मैं अपने राज्य से उसे निकाल देता हूं, ये बैनिश है। अपने किंगडम में से निकालना, अपने बेटे को, जरूर नहीं बेटे को, किसी प्रजा को भी अगर निकालना, अगर अपने राज्य में से कोई बाहर निकालता है, जैसे बहुत सारे देश अपने सिटीजन्स को बाहर फेंक देते हैं, फिर शरणार्थी कौन है? शरणार्थी कौन होते हैं लोग? वो शरणार्थी किसी दूसरे में जाके शरण वो लोग लेते हैं जिन्हें क्या कर दिया गया? बैनिश। इसका मतलब होता है, बैनिश का मतलब होता है हटा देना। कहां से? रिमूव फ्रॉम किंगडम। और किंगडम का मतलब क्या होता है? भाई मेरा राज्य है, मैं तो तुम्हें अपने राज्य में नहीं रखता, बताओ क्या करोगे? रिमूव फ्रॉम किंगडम, किंगडम से हटा देना, वो क्या है? रिमूव फ्रॉम किंगडम, किंगडम से हटाना क्या है? बैनिश। रिमूव फ्रॉम किंगडम क्या है बेटा? बैनिश। और किसी कंट्री से हटा देना, देश से बाहर, जिसे देश निकाला कहते हैं, देश निकाला। भाई देश में से निकाल देना, तुम जाओ यहां से, देश निकाला जिसे कहते हैं। रिमूव फ्रॉम कंट्री, दैट इज कॉल्ड एग्जाइल। कंट्री से बाहर निकाल देना, राज्य से बाहर निकालना, भाई मैं राजा हूं, मैं तुम्हें निकालता हूं, तो बैनिश है, राइट। और कंट्री से, अपने देश से ही बाहर निकाल देना, तो दैट इज कॉल्ड एग्जाइल। जैसे हम कह सकते हैं स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैनिश का मतलब निकाल देना, परित्याग कर देना, हटा देना, इज कॉल्ड बैनिश। देश निकाला दे देना, हुक्का पानी बंद कर देना, इज कॉल्ड एग्जाइल, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अपने राज्य से बाहर निकाल के दूसरे के राज्य में भेज देना। जैसे हम कह सकते हैं रामा, क्या राम ने अपने देश से दूर किया सीता को? नहीं, किंगडम से, अपने राज्य से बाहर कर दिया। रामा सीता, राइट। अब यहां पे एग्जाइल शब्द ठीक रहेगा या बैनिश्ड ठीक रहेगा? राइट। यहां पे क्या कहना चाहिए? सेंट टू एग्जाइल, रामा सेंट टू एग्जाइल सीता, और बैनिश्ड सीता, अपने राज्य से बाहर निकाला, तो इसका मतलब क्या है? बैनिश्ड, बैनिश कर दिया, परित्याग कर दिया। बैनिश्ड सीता। और सेंट इनटू एग्जाइल मतलब देश से ही बाहर निकाल देना, राइट। देश से ही बाहर निकाल देना कि भाई आप हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हो और अवैध रूप से आप घुसे हो, आप घुसपैठी हो। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, द इन्वेडर्स वर sent to exile by the government। गवर्नमेंट के द्वारा उनको, सॉरी, इन्वेडर्स को क्या किया? घुसपैठियों को
एग्जाइल कर दिया गया, कंट्री से बाहर कर दिया गया। तो कंट्री से बाहर निकालना दैट इज कॉल्ड, देश से ही बाहर निकाल दिया, वो क्या होगा, एग्जाइल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी को बैनिश कर दिया जाता है, मतलब देश निकाला ना देखकर उसे अपने किंगडम से ही बाहर किया गया, तो उसे हम बैनिश की तरह इस्तेमाल करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड बैनिश, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगला और लास्ट आज का कंफ्यूजिंग पेयर, सॉरी, नंबर 5, एक होता है बेटा CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, और एक होता है CONFIDENT। दोनों में बड़ा अंतर है। एक में कॉन्फिडेंट ई होता है, एक में ए होता है। ये शब्द तो आपके लिए खैर कॉमन है। इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी व्यक्ति, जिसमें आत्मविश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। और जो ए होता है, इसका मतलब विश्वास पात्र, जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करने लायक, विश्वास पात्र जिसे कहते हैं कि भाई आप बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, विश्वास पात्र, विश्वास पात्र। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, ध्यान से देखिएगा, माय फ्रेंड इज माय, अब मेरा दोस्त क्या है, क्या मेरा दोस्त मेरा आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट। अगर मैं DENT कहता हूं तो डेफिनेटली ये वाक्य गलत हो जाएगा। माय फ्रेंड इज माय कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होगा, माय फ्रेंड इज माय कॉन्फिडेंट, वो भी ENT वाला नहीं, क्या ANT। माई फ्रेंड इज माई कॉन्फिडेंट, इसका मतलब वो मेरा विश्वास पात्र है, मैं कुछ भी उससे छुपाता नहीं, मैं सारी बातें उसको बताता हूं। अच्छा, अगर इसी में मैं ये कहूं, द कॉन्फिडेंट मैन नेवर नील्स डाउन। नील डाउन का मतलब क्या है, हार मान लेना, किसी चीज के आगे हार मान लेना, दैट्स कॉल्ड नील डाउन। द कॉन्फिडेंट मैन नेवर नील्स डाउन, यानी कि वो कभी भी हार नहीं मानता, घुटने नहीं टिकाता। कौन सा विश्वास पात्र कभी हार नहीं मानता? नहीं, विश्वास पात्र जरूरी नहीं कि विश्वास पात्र, पर विश्वास पात्र तो हार मान सकता है। भाई मान लीजिए आपका विश्वास पात्र कोई भी है, आपका विश्वास पात्र आपका पड़ोसी है, आप उसे बहुत अच्छा मानते हो, तो आपका पड़ोसी कभी हार नहीं मानता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पड़ोसी को तो बहुत बार आपने हार मानते हुए देखा होगा, कई बार दैहिक, भौतिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, राइट। ये सारी की सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि आती रहती हैं, मटीरियल हैं, स्पिरिचुअल हैं, राइट। बहुत सारी बॉडीली दिक्कतें हैं, रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं, जो दिक्कतों में व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है। तो विश्वास पात्र आदमी नहीं, जो आत्मविश्वासी आदमी होता है, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है, जो जानता है कि मैं कुछ ना कुछ बेहतरीन करके ले जाऊंगा जिंदगी का, ऐसा व्यक्ति होता है कॉन्फिडेंट, जिसमें ए नहीं आता, क्या होता है, ई। द कॉन्फिडेंट मैन नेवर नील्स डाउन, राइट, बिफोर प्रॉब्लम्स। अगर जोड़ना चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो, भाई मुसीबतों के सामने वो कभी घुटने नहीं टेकते। ऐड कर लो, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। बिफोर प्रॉब्लम्स, बिफोर प्रॉब्लम्स। चौथा सेशन हमारा आज का था, एक बार रिवाइज कर ले हम जो हमने किया इस चौथे सेशन में। आज हमने सबसे पहले जाना, रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। होता क्या है कि हम आधे घंटे पढ़ तो लेते हैं, पर जब रिवीजन करने की बारी आती है तो वी ट्राई टू शाई अवे, हम नजरें बचाने की कोशिश करते हैं, हम बच के निकलने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजिंग, क्लास नंबर 4 में पहले हमने जाना बर्थ और बर्थ में अंतर क्या है। BERTH मतलब प्लेस टू स्लीप, और BIRTH मतलब जन्म होता है। सेंटेंस हमने देखे, आई गॉट द बर्थ नंबर 15 इन ट्रेन, आई गॉट बर्थ इन हैंड टू माउथ फैमिली, ठीक है। कैनवास, डबल एस और सिंगल एस में क्या अंतर है ये हमने जाना, प्रचार करना और रफ कपड़ा। जेल से बेल मिलती है तो BAIL और जेल, और BALE मतलब गठरी या बोझ वाली सेंस होती है, राइट, यानी कि पैक ऑफ समथिंग, दैट्स कॉल्ड बेल, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, अपने नोट जरूर किए होंगे। बैनिश और एग्जाइल में क्या अंतर है, किंगडम राज्य से निकालोगे या देश से निकालोगे, देश से निकालोगे तो एग्जाइल है, और अगर राज्य से निकालोगे तो उसको आप बैनिश कहते हो। नेक्स्ट, अगला शब्द है कॉन्फिडेंट। ENT और ANT में क्या अंतर है, ANT है तो वो विश्वास पात्र है, और ENT है इसका मतलब आप बड़े आत्मविश्वासी हो, राइट। जैसे मैंने कहा कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, सेशंस को रोज रोज अटेंड करोगे, राइट। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 1000 वकैब कराऊंगा तो 1000 में से अगर आपको 100 भी याद रह जाती है, तो वो 100 शब्द ऐसे शब्द हैं जो दुनिया में बहुत कम लोगों को याद है। बेटा ये बात याद रखिएगा। कुछ कहते हैं रिजल्ट क्या होगा, अरे भैया 100 में से मैंने कहा अगर 1000 में से आपको 500, 200, 300 कुछ भी याद हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ना, अच्छा कुछ अच्छा ऐड किया, ना कि कुछ नेगेटिव याद किया, राइट। तो बेहतरीन चीज़ों को रिवाइज करें ताकि जिंदगी बेहतरीन बने। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। और आपको कौन सा शब्द,
कौन सा पेयर सबसे अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।